नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि आपके यूपी हायर की परीक्षा 17 अप्रैल को है और लगातार फास्ट रिवीजन कराया जा रहा है। फास्ट रिवीजन में आप देख रहे हैं कि जो गद्य विधाएँ लगी हैं, लोगों ने कहा सर सबसे पहले उसका रिवीजन करा दीजिए। तो आपने देखा पाठ्यक्रम में जो उपन्यास लगे हैं उन सारे उपन्यास का फास्ट रिवीजन कल मैंने करा दिया। उससे पहले आप देखेंगे आपके पाठ्यक्रम में जो नाटक लगे हैं उनका रिवीजन करा दिया गया। पाठ्यक्रम की जो कथेतर गद्य विधा है उनका रिवीजन करा दिया गया। आज आप देख रहे हैं पाठ्यक्रम में जो निबंध लगे हैं उनका फास्ट रिवीजन होने जा रहा है। और फिर कल पाठ्यक्रम में जो कहानियाँ लगी हुई हैं, जितनी कहानी हैं सभी कहानियों पर आधारित फास्ट रिवीजन हो जाएगा कल। और फिर परसों कविता शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से जो शेड्यूल बना हुआ है वो 14 से 15 अप्रैल तक फास्ट रिवीजन करा दिया जाएगा। सारी इकाई हो जाएगी। भाषा मैंने करा ही दिया, लिपि मैंने करा ही दिया है, पारिभाषिक शब्दावली करा ही दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी साहित्य के अभ्यर्थी इसका लाभ ले सकें। और अगर आपके कोई मित्र मंडली में मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहता है या हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहता है या यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहता है तो आप उसको ज़रूर सूचित कर सकते हैं। ये नंबर दे सकते हैं, बैच चल रहा है, इस नंबर पर वो संपर्क कर सकते हैं। शुल्क और सारी जानकारी दे दी जाएगी और उनसे आप एकदम श्योर कह सकते हैं। जब भी बात होती है हमसे, मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि 100% गारंटी पर पढ़ाया जाता है। यानी परीक्षा में इतने प्रश्न मिलेंगे कि आप क्वालिफाई कर लेंगे। हाँ, 100% प्रश्न यानी सारे प्रश्न नहीं मिलेंगे। 5-6 प्रश्न छोड़कर, 10 प्रश्न छोड़कर, भाई 5-6 प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं, साहित्य सागर है कि कहीं से भी आ सकता है। लेकिन बाकी यानी 100% यह गारंटी है कि इतने प्रश्न आपके होंगे कि आप क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब कैंडिडेट पढ़ेगा। भाई संस्थान चाहे जितना बेहतर मैटर दे दे, लेकिन जब कैंडिडेट पढ़ेगा तभी तो सफल होगा। तो आप जरूर उन्हें यह बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण लेक्चर, जिसमें आपके पाठ्यक्रम में जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत और सुन्नति कैसे हो सकते हैं, वैष्णवता और भारतवर्ष निबंध लगा है। प्रताप नारायण मिश्र के आप और धोखा 2 निबंध लगे हुए हैं। कुबेर नाथ राय का महाकवि की तर्जनी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, शुक्ल जी का श्रद्धा और भक्ति, सरदार पूर्ण सिंह की आचरण की सभ्यता, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कवि कर्तव्य, चंद्र शर्मा गुलेरी का धर्म और समाज, शिव शंभू के चिट्ठे, बाल मुकुंद गुप्त का साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट का, विद्यानिवास मिश्र का आपके पाठ्यक्रम में जो लगा है जिसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं, अस्थि की पुकार हिमालय, और हरिशंकर परसाई का विकलांग श्रद्धा का दौर। तो ये निबंध लगे हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेखक परिचय देखते हैं। उत्तर प्रदेश, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पगडीढ़ा गांव में 28 जनवरी 1926 को हुआ और गोरखपुर विश्वविद्यालय से 1961 में पाणिनि के व्याकरण पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। भारत सरकार द्वारा 1999 में साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण और बाद में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ये राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेरनाथ राय के साथ विद्यानिवास मिश्र को भी ललित निबंधकारों की लोकप्रिय त्रयी में शामिल किया जाता है। अब परीक्षा में यहीं से आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य निकलना शुरू हो गया कि निम्न में से ललित निबंधकार कौन है। और वो प्रमुख ललित निबंधकार में कुबेरनाथ राय का नाम आएगा, विद्यानिवास मिश्र का नाम आएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आएगा। फास्ट रिवीजन चल रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल हम लोग नहीं चल पाएंगे। हिंदी में यदि आंचलिक बोलियों के शब्दों को प्रोत्साहन दिया जाए तो दुरूह राजभाषा से बचा जा सकता है जो बेहद संस्कृत निष्ठ है, यह भी उन्होंने कहा। चितवन की छां निबंध संग्रह के बारे में मिश्र जी ने कहा कि ये मेरे मादक दिनों की देन है। तुम चंदन हम पानी मेरे संस्कृत अन्वेषण की देन है। इन्होंने भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती पत्रिका के संपादक नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां भी लिखी हैं जिसमें चीन के आक्रमण और अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व को लेकर चिंता जाहिर की है। इन्होंने भाई नामक संस्मरणात्मक निबंध लिखा है जो अज्ञेय की जीवनी पर है।
बिंद के लोक अंचल पर आधारित इनका निबंध है धनवा पियर भैले मनवा पियर भैले। इसके अलावा बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे इनका ऐतिहासिक निबंध है कलचुरियों की राजधानी गुर्गी। अन्य निबंधों में सांस्कृतिक वातावरण का जिक्र मिलता है। बिंद की धरती का वरदान आम्र मंजरी घने नीम तरुतले। इनका संस्मरण है चिड़िया रैन बसेरा। इमली के बिया इनका संस्मरण है। इसके अलावा बहुत सारी आलोचनात्मक रचनाएं भी हैं। ये PDF भी आप लोगों को इसी वीडियो के साथ में उपलब्ध करा दिया जाता है ताकि आप उसे अच्छे से पढ़ सकें। इनका जो निबंध थोड़ी सी जगह दें, घुसपैठियों पर आधारित इनका निबंध है। राधा माधो रंग रंगी ये गीत गोविंद की व्याख्या है। रहीमन पानी राखी है जो जल पर आधारित इनका निबंध है। सपने कहाँ गए स्वाधीनता संग्राम पर आधारित है। तो इस तरीके से इनकी रचनाओं पर भी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा निबंध संग्रह है, यहाँ पर बहुत सारे हैं और मैंने प्रकाशन वर्ष के अनुसार दे दिया है। अगर बाई द वे पूछा जाता है प्रकाशन वर्ष के अनुसार तो भी आप बता सकते हैं। अगर प्रकाशन वर्ष नहीं आता है तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जो रचनाकार आपके पाठ्यक्रम में हैं उनकी रचनाएं ज़रूर पूछी जाती हैं। जैसे पूछ लिया गया कि तुम चंदन हम पानी किसकी रचना है, या मिलान के लिए आ गया, या परंपरा बंधन नहीं किसकी रचना है, कौन फुलवा बीननहारी किसकी रचना है, तमाल के झरोखे से किसकी रचना है, या लागो रंगहरी किसकी रचना है। तो इस तरीके से परीक्षा में पूछा जा सकता है। रचनाओं के बारे में किसकी रचना है, तो रचनाएं जरूर ध्यान रखें। भरमरानंद का पचड़ा विद्यानिवास मिश्र का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। पानी की पुकार विद्यानिवास मिश्र का काव्य संग्रह है। अब आते हैं, बात करते हैं अस्ति की पुकार हिमालय। यह ललित निबंध बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972 ईस्वी में संकलित निबंध है। यानी किस में संकलित है, तो वसंत आ गई पर कोई उत्कंठा नहीं। इस निबंध की भाषा कैसी है, तो खड़ी बोली है। इस निबंध में बताया गया कि हिमालय भारतीय जीवन प्रवाह का अच्छा स्रोत है। इसमें हिमालय के स्वरूप, उसके महत्व, उसकी स्थिति का सांस्कृतिक परिवेश दिया गया है। और संस्कृत में जो अस्ति होता है, अस्ति का मतलब होता है, अर्थात यह है शब्द वर्तमान का बोध कराने वाले स्वरूप को निबंध में केंद्र में रखकर हिमालय से आने वाली पुकार को सुनने की लेखक की आकुलता और चिंता का अनेक संदर्भों के माध्यम से वर्णन किया है। निबंध में भारतीय जीवन प्रवाह की सामाजिक चेतना को उद्भाषित करते हुए आधुनिक सभ्यता की विसंगति विडंबना पर व्यंग किया गया है। इसमें राहुल सांकेत्यायन का जिक्र है। उन्हें नास्तिक व्यक्ति बताया गया है। राहुल जी लेखक से कहते हैं कि हिमालय मुझे बुला रहा है, काम समेटिए, अब यहाँ काम नहीं होगा। विद्यानिवास मिश्र ने राहुल सांकेत्यायन के लिए कहा कि ऐसे वज्र नास्तिक आदमी को ये बुलावा बात क्या है। आखिर हिमालय देवात्मा है, गीता के अनुसार साक्षात भगवान वासुदेव का विग्रह है। मैंने भी कुमार संभवम पढ़ा है, हिमालय की कथाएं पढ़ी हैं, हिमालय राजा की कहानी सुनी है, पर मुझे बुलावा तो नहीं मिलता। फिर इस नास्तिक व्यक्ति को बुलावा क्यों। क्षण क्षण नया नया रूप धारण करने वाली श्रद्धा ही वास्तविक युग श्रद्धा है। यह कथन परीक्षा में जरूर पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह कथन आएगा और ये किस निबंध का कथन है, और शुक्ल जी का श्रद्धा और भक्ति भी विकल्प में रहेगा। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है या जिन्होंने ध्यान नहीं दिया है वो ज़्यादातर लोग श्रद्धा और भक्ति लगा देंगे, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखिएगा। हम उसके आश्रय सोते रहे और लाल चींटियों का दल रेंग कर आया और हमारे जीवन का सीमांत का श्यामल प्रदेश चढ़ कर गया। कालिदास के अंतिम ग्रंथ का पहला श्लोक भी अस्थि शब्द से प्रारंभ हुआ। हिमालय के अस्थि का स्मरण कालिदास ने अपने कुमार संभवम ग्रंथ के बीज के रूप में दिया है। इस निबंध के माध्यम से मिश्र जी ने बताया कि हम शब्द युग में जी रहे हैं। कैसा युग बताया है उन्होंने, शब्द युग में जी रहे हैं। हमारे युग में अर्थ या धन की प्रधानता है, लोग धन को प्रमुखता देते हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग अब सिद्धावस्था में पहुंच चुके हैं। किस अवस्था में, सिद्धावस्था में। और इस सिद्धावस्था शब्द के माध्यम से उन्होंने वर्तमान के लोगों के जनजीवन पर व्यंग्य किया है। इस निबंध में मिश्र जी ने शोक व्यक्त किया है कि लोग हिमालय, गीता और कृष्ण की अस्थि भूलते जा रहे हैं। इस निबंध में मिश्र जी हिमालय न जाने का कारण अपना शहरी जीवन बताते हैं। इसमें राहुल सांकेत्यायन जी के लिए बताया गया है कि इस निबंध में मिश्र जी ने हिमालय न जाने का कारण अपना शहरी जीवन बताते हैं। इसमें राहुल सांकेत्यायन जी के लिए बताया गया कि उनके लिए हिमालय भूत व भविष्य न होकर केवल अस्थि ही रहा है। इसमें यह भी बताने की कोशिश की गई कि हमें
वर्तमान लेस मात्र भी प्रभावित नहीं करता, इसलिए हमें अस्ति की अटपटी भाषा समझ में नहीं आती। इस निबंध में दूसरा जो प्रसंग है वो शिव पार्वती का भी हिमालय से जुड़ा हुआ है, जिसमें बताया गया कि गौरी गुरु हिमालय हैं, देवसेनानी स्कंद की जननी के पिता भी हिमालय हैं। हिमालय राज्य की समस्त संपत्ति पार्वती को ब्याहने आए। शिव की बारात को खिलाने पिलाने में खर्च हो रहा है। वही यह भी बताया गया कि पार्वती 52 हंडा सुहाग लेकर पतिग्रह जाती हैं। तो यह इस निबंध में बताया गया। अब इसके बाद में कुबेरनाथ राय की बात करेंगे। कुबेरनाथ राय महाकवि की तर्जनी इनका निबंध है पाठ्यक्रम में। इनके पिता का नाम वैकुंठ नारायण था। कुबेरनाथ राय साठोत्तरी पीढ़ी के रसधर्मा ललित निबंधकार माने जाते हैं। इनका पहला निबंध है प्रिया नीलकंठी, जो 1968 में प्रकाशित हुआ। पहला कौन सा है ये जरूर ध्यान रखना है। वह आरंभ में माधुरी और विशाल भारत पत्रिका में वैचारिक निबंध लिखते थे। धर्मवीर भारती से उन्हें ललित निबंध लिखने की प्रेरणा मिली। उन्हें ललित निबंध लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो धर्मवीर भारती से। कुबेरनाथ राय को सर्वप्रथम निबंध लिखने की प्रेरणा श्री नारायण चतुर्वेदी से मिली। कुबेरनाथ राय, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। कुबेरनाथ राय को निबंध लिखने की प्रेरणा नारायण चतुर्वेदी से मिली और ललित निबंध लिखने की प्रेरणा धर्मवीर भारती से। कुबेरनाथ राय का पहला निबंध हेमंत की संध्या धर्मयुग पत्रिका में 1964 में प्रकाशित हुई, जबकि प्रिया नीलकंठी निबंध संग्रह है। पहला निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी, पहला निबंध हेमंत की संध्या। कुबेरनाथ राय को लोक जीवन और ग्रामीण रहन सहन से गहरी आत्मीयता है। वो इसे किसी भी दशा में अपने से अलग या विस्मृत नहीं कर पाए। यही कारण है कि ग्रामीण सत्तू भोज संस्कृति उन्हें अनायास आकृष्ट कर लेती है, क्योंकि उनकी आत्मा है, उनकी मान्यता है कि मैं साहित्यकार होते हुए भी अधना किसान हूँ। कुबेरनाथ राय भी विद्यानिवास मिश्र की तरह विशुद्ध निबंधकार हैं। कुबेरनाथ राय मुख्यतः व्यक्ति व्यंजक निबंधकार हैं। इतिहास, संस्कृति, मिथक, परंपरा, आधुनिकता, लोकमन आदि उनके निबंधों की आधारभूमि है। इनके जो निबंध संग्रह है उसमें संकलित निबंध है वो इस प्रकार हैं, जैसे प्रिया नीलकंठी में कौन कौन से निबंध है पढ़ लीजिएगा। रस आखेटक में कौन कौन से हैं? गंधमादन, निषाद बांसुरी, विषाद योग, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, किरात नदी में चंद्रमधु, पत्र मणि पुतुल के नाम, मन पवन की नौका, दृष्ट अभिसार। पत्र मणि पुतुल के नाम भी मैंने आप लोगों को जब डिटेल पढ़ाया था तो पत्र मणि पुतुल के नाम जो कुबेरनाथ राय का है उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको ज़रूर याद होगा कि पत्र मणि पुतुल के नाम जो है उसके बारे में भी मैंने पूरा डिटेल आप लोगों को बताया था। महात्मा गांधी पर आधारित है। किसके लिए है? तो महात्मा गांधी, जिसमें मणि अलग है और पुतुल अलग। मणि अलग और पुतुल अलग, क्योंकि उसमें जो पत्र के रूप में लिखा गया देखेंगे तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि मणि पुतुल व्यक्ति नहीं प्रतीक है। मणि पुतुल व्यक्ति नहीं प्रतीक है। इसका इशारा अंतिम पत्र के अंत में साफ साफ कह दिया गया कि मणि पुतुल प्रतीक है। किसका प्रतीक है? नई पीढ़ी का। नई पीढ़ी के बड़े या गुरु घोषित होने की अभी मेरी उम्र नहीं है, अभी 2-4 वर्ष की देर तो है ही। यानी यहाँ पर ये नई पीढ़ी का मणि पुतुल नई पीढ़ी का प्रतीक है दिखाया गया। जहाँ मणि के को संबोधित करके लिखा गया है, पुतुल को भी संबोधित करके लिखा गया है। तो ये मणि पुतुल के बारे में बताया गया है। कुबेरनाथ राय के अनुसार निबंध ही किसी जाति के ब्रह्म तेज को व्यक्त करता है। ललित निबंध भी गद्य के काव्यधर्मी होने के बावजूद इस दायित्व से छुट्टी नहीं पा सकता। कुबेरनाथ राय साहित्य के अध्याता होने के कारण होमर, वर्जिल, दांते, शेक्सपियर, गेटे आदि रचनाकारों के व्यक्तित्व, विचारधारा और अभिव्यक्ति भंगिमा से भली भांत अवगत थे। इसलिए रस आखेटक में उन्होंने होमर, वर्जिल, शेक्सपियर के मोनोलॉग भी प्रस्तुत किया है। निषाद बांसुरी को कुबेरनाथ राय ने कहा गंगा तीरी लोक संस्कृति की चित्रशाला है। किस रचना को कहा? तो निषाद बांसुरी को कहा। महाकवि की तर्जनी और त्रेता का बृहत्साम दोनों का संबंध किस कथा से है? तो राम कथा से है। ये भी आपके लिए परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कुबेरनाथ राय का राम कथा से संबंधित निबंध कौन से हैं? तो महाकवि की तर्जनी और त्रेता का बृहत्साम। महाकवि की तर्जनी जो निबंध संग्रह है इसमें कुल 19 निबंध संकलित हैं। महाकवि की तर्जनी में 3 भाग हैं। वाल्मीकि संवर्त पहला भाग,
5 निबंध हैं। रामायण छाया प्रतिछाया संदर्भ 9 निबंध हैं। मानस संदर्भ 5 निबंध हैं। वाल्मीकि संदर्भ में ही महाकवि की तर्जनी निबंध संकलित है। विषाद युग में उन्होंने कहा है कि मैंने सर्वत्र अपने लेख में रस और बोध का समान भाव से वितरण किया है। महाकवि की तर्जनी में वह तर्जनी है जो आधुनिक साहित्यकारों की ओर उन्मुख हुई है। साथ ही विघटित पौराणिक मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित करने और नई साहित्यिक सृष्टियों की रचना करने के लिए कुबेरनाथ राय जी उत्सुक हैं। 2 आत्मा कौन कौन? ब्राह्मण और निषाद। 2 आत्मा ब्राह्मण और निषाद दोनों एक न एक प्रतीक के रूप में निबंध का आरंभ 2 आत्माओं से होता है, जिसे शब्द और अर्थ के रूप में लिया गया है। प्रमुख उद्धरण इसमें इस प्रकार से हैं, परंतु देवी मैं तो भाव या अर्थ ही दे सकता हूँ, उसे ध्वन्यात्मक रूप वाणी या शब्द देना है, उसे एक संयोजन में उपस्थित करना, यह सब तो तुम्हारे ही द्वारा संभव है। अच्छा चलो इस बार देवता का नहीं, किसी कर्मरत मनुज का ही गान किया जाए। पौराणिक शब्द काल में शब्द और अर्थ की वैदिक महत्ता थी। वो दोनों एक नई कविता, एक नए छंद के निर्माण के लिए संवाद करते हैं। और इस निबंध के दूसरे भाग में एक ब्राह्मण प्रकट होता है जो सावित्री मंत्र का जाप कर रहा होता है। अचानक मंत्र भूल गया और एक पेड़ की शाखा पर बैठे पक्षी, कौन से पक्षी की बात हो रही? क्रोच। शाखा पर बैठे पक्षी क्रोच मिथुन पर ध्यान आकृष्ट हो गया। वो आधुनिक साहित्यकार का प्रतीक जो रचना करने के मूड में नहीं है। अच्छा यही मान लो, पर क्या स्मरण नहीं आता, पहचानते नहीं ये ब्राह्मण कौन है? ये तुम्हारा ही तो भूपतित अंश है। प्रत्येक कवि ही अब साप भ्रष्ट ब्राह्मण होगा और उसमें मैं स्थित हो जाऊंगी शब्द बनकर और तुम रहोगे अर्थ बनकर। शब्द और अर्थ दोनों ब्राह्मण के कंठ में प्रवेश करके भविष्य की कविता का निर्माण करते हैं। क्रोच मिथुन में से एक को मार डालने के क्रोध में आकर ब्राह्मण के कंठ से जो श्लोक निकलता है वो वाल्मीकि रामायण की रचना हेतु की ओर संकेत किया गया है। निबंध के तीसरे भाग में ब्राह्मण रूपी काव्य और निषाद रूपी इतिहास के बीच संवाद है। हमारी भारतीय संस्कृति का मूल वहाँ दर्शनीय है। इतिहास और काव्य दोनों सहचर हैं। कहा गया यदि तुम इतिहास हो तो मैं हूँ काव्य। तो ये सारा कथन यहाँ पर दिया गया है। अब इसके बाद में बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिनका श्रद्धा और भक्ति निबंध आपके पाठ्यक्रम में है। शुक्ल जी के बारे में तो परीक्षा में प्रश्न रहता ही रहता है। शुक्ल जी ने दार्शनिक क्षेत्र में विश्व प्रपंच नामक ग्रंथ लिखा जो रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद है। शुक्ल ने निबंध को व्यवस्थित और मर्यादित विचार प्रधान गद्य रचना कहा। उन्होंने ये भी कहा कि यदि गद्य कवियों की या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही अधिक संभव है। आचार्य शुक्ल की रचना चिंतामणि 4 भागों में प्रकाशित हुई। पहला भाग 17 निबंध संकलित 1939 में संपादन शुक्ल जी ने किया। दूसरा भाग 3 निबंध संकलित संपादन 1945 में, इसका संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। तीसरा भाग 21 निबंध संकलित 1983 में संपादित, इसके संपादक नामवर सिंह। चौथा भाग 47 निबंध संकलित, इसका संपादन 2002 में हुआ। कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने किया संपादन। चिंतामणि भाग 1 की अगर बात करें तो इसकी भूमिका 2 फरवरी 1939 को काशी में शुक्ल जी ने लिखा कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर अपना रास्ता निकालती हुई बुद्धि जहाँ कहीं मार्मिक या भावाकर्षण स्थलों पर पहुँचती है वहाँ हृदय थोड़ा बहुत रमता, अपने प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता है। इस प्रकार यात्रा के श्रम का परिहार होता रहा है। बुद्धि पथ पर हृदय भी अपने लिए कुछ न कुछ कर रही है। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 सर्वप्रथम विचार बीथी शीर्षक से 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आचार्य शुक्ल का पहला निबंध 1904 में साहित्य शीर्षक से सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कलात्मक निबंधों के जन्मदाता शुक्ल जी माने जाते हैं। चिंतामणि भाग 1 के आरंभिक 10 निबंध मनोविकार पर आधारित हैं और शेष 7 निबंध साहित्य पर हैं। तो आरंभिक 10 कौन कौन से हैं? तो भाव या मनोविकार है, उत्साह, श्रद्धा भक्ति। श्रद्धा भक्ति आपके पाठ्यक्रम में है, पढ़ने जा रहे हैं। करुणा है, लज्जा, ग्लानि, लोभ, प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। अब इसके बाद में साहित्यिक जो 7 हैं वो कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण, व्यक्त वैचित्रवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। चिंतामणि भाग 2 में 3 निबंध संकलित हैं। वो 3 कौन कौन से हैं वो भी ध्यान दें आप। प्राकृतिक दृश्य
काव्य में रहस्यवाद, काव्य में व्यंजनावाद। आचार्य शुक्ल के त्रिवेणी निबंध संग्रह में 3 हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, महाकवि सूरदास और तुलसीदास। आचार्य शुक्ल ने बहुत सारे ग्रंथों का संपादन किया, जैसे जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्दसार, शब्दसागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादम्बनी। शुक्ल की आलोचनात्मक रचनाएं भी परीक्षा में पूछी जाती हैं। सूरदास रस मीमांसा, त्रिवेणी है। अन्य रचनाएं 11 वर्ष का समय, कहानी, अभिमन्युवध। आचार्य शुक्ल की अनुवादित रचनाएं भी कई हैं। तो यहाँ पर ये PDF जरूर आप पढ़ लीजिएगा। ऐसे चिंतामणि भाग 2 के बारे में भी दिया गया है। श्रद्धा भक्ति निबंध की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये निबंध आचार्य शुक्ल के निबंधों का प्रतिनिधि निबंध है। इसमें शुक्ल जी के निबंध शैली की समस्त विशेषताएं विद्यमान है। शुक्ल जी हिंदी निबंध परंपरा के केंद्रीय रचनाकार हैं और इन्होंने हिंदी निबंध की परिपक्वता के स्तर तक पहुँचाया है। आचार्य शुक्ल की निबंध शैली निगमनात्मक है। वो पहले चिंतन करते हैं और अनेक उदाहरण से पुष्टि करते हैं। इस निबंध में या आरंभ में ही परिभाषा देते हैं कि किसी मनुष्य में जन साधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक अस्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है, उसे ही श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ पूज्य बुद्धि का संचार है। इस निबंध में प्रेम और श्रद्धा में भी अंतर स्पष्ट किया गया। कहा गया श्रद्धा का व्यापार असल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार। कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं। प्रिय का चिंतन हम आँख मूंदे हुए संसार को भूल कर करते हैं, श्रद्धा का चिंतन आँख खोले हुए संसार का कुछ अंश सामने रखकर करते हैं। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। श्रद्धा भाजन पर श्रद्धावान अपना किसी प्रकार अधिकार नहीं चाहता, पर प्रेमी प्रिय के हृदय पर अपना अधिकार चाहता है। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित करना चाहता है, पर प्रेमी नहीं। श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरों का महत्व स्वीकारना। इस स्थूल रूप से श्रद्धा 3 प्रकार की होती है: प्रतिभा संबंधिनी, शील संबंधिनी, साधन संपत्ति संबंधिनी। श्रद्धा धर्म की पहली सीढ़ी है, जबकि कर्म दूसरी सीढ़ी है। शील, कला और साधन। संपत्ति श्रद्धा के 3 विषयों में से शील का ध्यान सबसे पहले मनुष्य को होना चाहिए। मनुष्य किसी और 3 प्रकार से प्रवृत्त होता है: मन, वचन, कर्म से। श्रद्धा न्याय बुद्धि के पलड़े पर तुली हुई एक वस्तु है, जो दूसरे पलड़े पर रखे हुए श्रद्धा के गुण कर्म आदि के हिसाब से होती है। श्रद्धा सत्कर्म या सद्गुण ही का मूल्य है, जिससे और किसी प्रकार का सौदा नहीं हो सकता। पर जबकि इस व्यापार युग में ज्ञान बिकता है, न्याय बिकता है, धर्म बिकता है, तब श्रद्धा ऐसे भाव क्यों न बिके। सच्चा दान 2 प्रकार का होता है, एक वो जो दयावश दिया जाता है, दूसरा वो जो श्रद्धावश दिया जाता है। भाई एक लूला लंगड़ा व्यक्ति है जिसे आप देख रहे हैं, तो उस पर क्या आ गई? आपको दया आ गई, तो कहते हैं कि दयावश हमने दान दिया। दूसरा, कहीं पर आप चढ़ावा चढ़ाते हैं या वहीं पर आप किसी फ़कीर को दे रहे होते हैं तो श्रद्धावश दे रहे हैं। कहीं पर किसी फ़कीर को दे रहे हैं तो श्रद्धावश दे रहे हैं। किसी भिखारी को दे रहे हैं तो दयावश दे रहे हैं। किसी ब्राह्मण को अगर आप दे रहे हैं तो श्रद्धावश दे रहे हैं। तो श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा द्वारा हम दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते, पर भक्ति द्वारा हो सकते हैं। यदि राम हमारे काम में है तो रावण भी हमारे काम का है। एक में हम अपने लिए प्रवृत्ति का क्रम पाते हैं, दूसरे में निवृत्ति का। भक्ति का स्थान जहाँ मानव हृदय है, वहीं श्रद्धा और प्रेम के संयोग से उसका प्रादुर्भाव होता है। भक्ति हृदय से की जाती है। बुद्धि से भक्ति करना ऐसे ही है जैसे नाक से खाना खाना, कान से सूंघना। समीप की कामना के लिए रसखान की पंक्ति दी गई कि मानुष ही तो वही रसखान, बसो संग गोकुल गाँव के ग्वारण। तो जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है, वो यहाँ पर आपको हम देते चल रहे हैं। सरदार पूर्ण सिंह, ये हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, उर्दू के विद्वान थे। द्विवेदी युगीन निबंधकार हैं। इनके गुरु का नाम था स्वामी रामतीर्थ, और उन्हीं के ही प्रभाव में सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में मानवतावादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। इन्होंने संस्कृत के गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उद्बोधन शैली, दृष्टांत शैली में इन्होंने लिखा है निबंध। इन्होंने कुल 6 निबंधों की रचना की, जिसके कारण वो हिंदी जगत में अमर हैं। उनकी भाषा शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली है। बच्चन सिंह इनके कुल 8 निबंध मानते हैं, जबकि मौलिक रूप में देखा जाए तो 6 हैं। बच्चन सिंह 8 मानते हैं।
आचार्य पदम सिंह शर्मा ने कहा है कि सरदार पूर्ण सिंह सिख जाति के ही नहीं संपूर्ण देश के पुरुष रत्न थे। वो केवल पंजाबी और इंग्लिश के ही उच्च कोटि के लेखक न थे, वो हिंदी उर्दू के बहुत ही अद्भुत लेखक थे। उनके एक ही लेख ने हिंदी संसार को चौंका दिया। जयनाथ नलिन ने सरदार पूर्ण सिंह की भाषा के बारे में कहा कि उनकी भाषा शब्दों के नागिन की तरह है। उनकी भाषा शब्दों की नागिन की तरह है। किसने कहा है? तो जयनाथ नलिन ने कहा है। सरस्वती पत्रिका में उनका लेख प्रकाशित हुआ था जिसका शीर्षक था कन्यादान, जिसका दूसरा नाम भी था नैनों की गंगा। और इस लेख की उस समय बहुत धूम मची और ये लेख सचमुच ही नैनों की गंगा है। इसे पढ़कर पाषाण हृदय भी पिघल जाते हैं। भारतोदय में उनका पवित्रता शीर्षक लेख छपा। सरदार पूर्ण सिंह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनकी सरस्वती पत्रिका से प्रभावित होकर हिंदी में लिखना शुरू किया था। पदम सिंह शर्मा ने बताया कि उनका सरस्वती प्रकाशित लेख सच्ची वीरता था। सरदार पूर्ण सिंह के साहित्यिक जीवन की शुरुआत डी थंडरिंग डाउन अंग्रेजी पत्रिका के संपादन से हुआ। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध सरस्वती पत्रिका में 1909 से 13 के बीच प्रकाशित हुए। श्री प्रभात शास्त्री ने सरदार पूर्ण सिंह को हिंदी में भावात्मक निबंधों का जन्मदाता, लाक्षणिक प्रधान शैली के प्रतिष्ठापक स्वीकार किया है। श्री राम परिहार ने सरदार पूर्ण सिंह के 5 निबंधों को ललित निबंध की अगली यात्रा का पथिक माना है। सरदार पूर्ण सिंह सभी निबंधों को फारसी में लिखते थे और संपादक नागरी लिपि में परिवर्तित करके छापते थे। आचार्य शुक्ल ने कहा कि सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में विचारों और भावों के अनूठे ढंग से मिश्रित करने वाली नई शैली मिलती है। इनके निबंध इस प्रकार हैं। अगर बाई द वे पूछा जाए कि इनका अधूरा निबंध कौन सा है, तो पवित्रता इनका अधूरा निबंध है। सरदार पूर्ण सिंह ने इमर्सन के निबंधों का अनुवाद अब चली जोत शीर्षक से किया है। इन्होंने कार्लाइल के निबंधों का अनुवाद कलाधारी शीर्षक से किया है। टॉलस्टॉय के उपन्यास रिसेप्शन का अनुवाद मोइया दी जाग शीर्षक से किया है। इसके अलावा कुछ इनके कविता संग्रह भी मिलते हैं, जैसे खुले मैदान, खुले घूण, खुले आसमानी रंग। अब आचरण की सभ्यता निबंध की अगर बात करें तो ये भावात्मक निबंध है, जिसमें सरदार पूर्ण सिंह ने बताया कि लंबी लंबी बातें करना, बड़ी बड़ी पुस्तक लिखना, दूसरों को उपदेश देना आसान है, लेकिन ऊंचे आदर्शों को आचरण में उतारना बहुत कठिन है। जिस तरीके से हिमालय के सुंदर चोटियों की रचना में प्रकृति को लाखों वर्ष लगाने पड़े, उसी प्रकार समाज में सभ्य आचरण को विकसित करने में मनुष्य को लाखों वर्षों की साधना करनी पड़ी है। अगर हमें पूर्ण मनुष्य बनना है तो हमें अपने आचरण को श्रेष्ठ और सुंदर बनाना होगा। आचरण की सभ्यता ना तो बड़े बड़े ज्ञानियों से सीखी जा सकती है, ना ही मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर से सीखी जा सकती है। उसका खुला खजाना तो हमें प्रकृति के विराट प्रांगण में मिलता है। आचरण की सभ्यता का पैमाना है परिश्रम, प्रेम, सरल व्यवहार। इसलिए हमें श्रमिकों, सामान्य दिखने वाले लोगों में उच्चतम आचरण के दर्शन होते हैं। विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती है। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। आचरण के मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त होता है। इसके आख्यान के उच्च आचरण से सूखे काष्ठ जो होते हैं वो भी सचमुच हरे हो जाते हैं। प्रेम और सदाचरण मौन स्थिति में ही अपना प्रभाव डालते हैं। इन्हें प्रकट करने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं है। प्रेम की भाषा शब्द रहित होती है। नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा शब्द रहित है। आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती, इतनी प्रभावशाली होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा, क्या अन्य देश की भाषा, सब की सब तुच्छ प्रतीत होती हैं। अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय है। सच्चा साधु धर्म को गौरव देता है, धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता। हमें अपना रास्ता अपने जीवन की कुदाली की एक एक चोट से रात दिन बनाना पड़ेगा और इस पर चलना भी पड़ेगा। मैं तो अपनी खेती करता हूँ, अपने हल बैलों को प्रातः काल उठकर प्रणाम करता हूँ। मेरा जीवन जंगल के पेड़ों पत्तियों की संगति में गुजरता है। आकाश के बादलों को देखते मेरा दिन निकल जाता है। मैं किसी को धोखा नहीं देता। लोग तो ये भी कहते हैं कि केवल धर्म ही जाति की उन्नति करता है। रॉबिन हुड की प्रशंसा में जो कभी अपनी सारी शक्ति खर्च कर देता है उन्हें तत्वदर्शी कहना चाहिए, क्योंकि रॉबिन हुड उन्हें भौतिक पदार्थों में ही नेल्सन और वेलिंगटन जैसे अंग्रेज वीरों की हड्डियां तैयार हुई हैं। मनुष्य के आचरण के निर्माण में धर्म, उपदेश, शास्त्र, वचनों का कोई विशेष महत्व नहीं होता। तभी सरदार पूर्ण सिंह ने लिखा है कि पुस्तकों में लिखे हुए नुस्खों से तो और अधिक बदहजमी हो जाती है। नम्रता, दया, प्रेम, उदारता सब के सब सभ्यता चरण के मौन व्याख्यान है। आचरण को जीवन का परम उद्देश्य बताकर इस निबंध में उन्होंने महत्व को प्रतिपादित किया कि आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। आचरण का निर्माण करने वाले तत्वों पर निबंध में कहा गया कि पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी की पवित्र पवित्रता।
मानसिक सभ्यता के होने पर ही आचरण सभ्यता की प्राप्ति संभव है। संसार की खाक छानकर आचरण का स्वर्ण हाथ नहीं आने वाला है। अब इसके बाद में बात करेंगे हम लोग कवि कर्तव्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध। महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्यिक जीवन में प्रवेश 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में किया। 1920 तक संपादन करते रहे। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने तो इन्हें चतुर्माली की भी संज्ञा दी है। इनके महत्वपूर्ण निबंध यहाँ पर जो दिए गए हैं उन्हें देख लीजिएगा। यहाँ PDF में मैंने दे ही दिया है, या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए बीच बीच में। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरगो नरक ठिकाना नहीं रचना कल्लू अलहत नाम से की। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भुजंग भूषण भट्टाचार्य उपनाम से कवियों को उर्मिलाय विषय उदासीनता लेख लिखा। द्विवेदी जी ने कहा, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। बहुत बार परीक्षाओं में TGT PGT जैसी छोटी परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ तक कि पहले UGC नेट की भी परीक्षा में पूछा जाता था। द्विवेदी जी ने बेकन के निबंधों का संग्रह बेकन विचार रत्नावली नाम से किया। द्विवेदी जी के निबंधों में विषय की विविधता और व्यापकता है। उनकी दृष्टि में पाठकों का ज्ञान वर्धन प्रमुख है। डॉक्टर उदयभान सिंह ने विषय की दृष्टि से द्विवेदी जी के निबंधों को 8 वर्गों में बांटा है। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि उनकी भाषा में न तो लल्लूलाल का ब्रजपन आने पाया, न मुंशी सदा सुखलाल का पांडित्यपन, न सदल मिश्र का पूर्वीपन, न राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का उर्दूपन, न राजा लक्ष्मण सिंह का खालिसपन और आगरापन। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, यदि कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रख सकती तो वह रूपवती भिखारणी की तरह कदाप आदरणीय नहीं हो सकती। कवि कर्तव्य निबंध के सार की अगर बात करें तो ये निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी के 2 अनुच्छेदों में इन्होंने लिखा है। पहले अनुच्छेद के कुछ उपशीर्षक इस प्रकार हैं। ये उपशीर्षक जरूर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। छंद, भाषा, अर्थ, विषय, इसमें अलंकार नहीं है। ऐसा विकल्प दिया जा सकता है, छंद, अलंकार, भाषा, अर्थ। कवि की कल्पना शक्ति तीव्र होती है। इस कल्पना शक्ति के द्वारा वह कठिन बातों को ऐसे अनोखे ढंग के से सामने रखता है कि वो सहज ही समझ में आ जाती है। इसी शक्ति से वो अनजाने हुए पदार्थ का, दृश्य का, चित्र का इतना मनोहर खींचता है कि पढ़ने या सुनने वाले एकाग्रचित हो जाते हैं और उस बात पर प्रेम पूर्वक विचार करते हैं। फिर कभी अपने अवलोकन और अपनी कल्पना से ऐसी शिक्षा देता है कि वो ना तो आज्ञा का रूप धारण करती है, ना अपना स्वाभाविक रूखापन ही प्रकट करती है, लेकिन भीतर ही भीतर मन को उकसा देती है। तुलसीदास ने, चौपाई और बिहारी ने दोहा लिखकर इतनी ही कीर्ति संपादन की है। प्राचीन कवियों की भी किसी वृत्ति से संबंधित स्नेह था। वो अपने आदृत वृत्ति ही को अधिक काम में लाते थे और उसमें उनकी कविता खुलती भी अधिक थी। भारवी का स्कंद, वंशस्थ, रत्नाकर का वसंत, तिलका, भवभूति जगन्नाथ का राय की शिखारणी, कालिदास का मंद्रा कांता, राजशेखर का शार्दूल विकीर्ण इसके विषय के प्रमाण हैं। कवि को ऐसी भाषा लिखनी चाहिए जिसे हर कोई सहजता से समझ ले, अर्थ को हृदयंगम कर सके। मुहावरा की भाषा ही प्राण है। मुहावरा भी भाषा का प्राण है। तो ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। जितने महत्वपूर्ण है वो भी आपको बताते चल रहे हैं। परीक्षा में आए फिर आप ये ना कह सकते ये महत्वपूर्ण था आपने बताया नहीं। रसायन सिद्ध करने में आज के न्यूनाधिक होने से जैसे रस बिगड़ जाता है, वैसे ही यथोचित शब्दों का उपयोग करने से काव्य रूपी रस भी बिगड़ जाता है। अर्थ सौरस ही कविता का प्राण है, ये भी ध्यान रखिएगा। जिस गद्य में अर्थ का चमत्कार नहीं वो कविता नहीं। कविता का विषय मनोरंजन और उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केल कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परकियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई ज़रूरत है और न स्वाकियाओं का गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल, आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। तो ये एक बार UGC नेट में भी पूछा जा चुका है कथन। कवि को छोटी से छोटी स्वतंत्र कविता करनी चाहिए क्योंकि इस प्रकार की कविताओं का हिंदी में अभाव है। जैसे समय विशेष में राग विशेष के गाए जाने से चित्त अधिक चमत्कृत होता है, वैसे ही वर्णन के अनुकूल वृत्त प्रयोग करने से कविता का आस्वादन करने वालों को अधिक आनंद मिलता है। गले में ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, ये कथन कि गले में डाली हुई मेखला के समान रूप वृत्तनी हार लता को अनुचित स्थान में विनिवेशित करने से कवि की अज्ञानता दर्शित हो जाती है। संसार में ईश्वर या देवताओं का अवतार कई प्रकार का और कई कामों के लिए होता है। अलौकिक कार्य करने वाले प्रतिभाशाली मनुष्य अवतार हैं। तुलसीदास ने कवि होकर वैष्णव धर्म की स्थापना की, मत मतांतरों का भेद मिटाया, ज्ञान के पंथ को कृपाण की धार बताया। राजा शिव प्रसाद जैसे इतिहासकारों ने भी अवतार का काम किया।
कविता ही के लिए कविता करना एक तमाशा है। ये भी कथन पूछा जा सकता है। किसी भी प्रचलित प्रपाठी का क्रम भंग होता देख प्राचीनता के पक्षपाती खड़े होते हैं और नई चाल के विषय में नाना प्रकार की कुचेष्टाएं, दोषों, भावनाएं करने लगते हैं। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि इस प्रकार के छंदों के साथ अनुप्रासहीन छंद भी लिखे जाएं। कविता लिखने में व्याकरण के नियमों की अवहेलना करनी चाहिए। शुद्ध भाषा का जितना मान होता है अशुद्ध का उतना नहीं। तो कविता लिखने में अगर व्याकरण की अवहेलना हुई, भाई नियमों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर जानते हैं कि शुद्ध भाषा का जितना मान है अशुद्ध का उतना नहीं है। व्याकरण का विचार न करना कवि की तत्व विषय अज्ञानता का सूचक है। कोई कवि व्याकरण के नियमों की ओर दृक्पात तक नहीं करता, वो बड़े खेद और लज्जा की बात है। ब्रज भाषा की कविता में कवि जन मनमानी निरंकुशता दिखलाते हैं, ये उचित नहीं है। जहाँ तक संभव हो शब्दों का मूल रूप नहीं बिगड़ना चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि कवि में अगर निम्नवत गुण हैं तो वह अवश्य लोकप्रिय होगी। क्या गुण होने चाहिए? कविता में साधारण लोगों की अवस्था, विचार, मनोविकारों का वर्णन, उसमें धीरज, साहस, प्रेम, दया आदि गुणों के उदाहरण, कल्पना, सूक्ष्म, उपमादि अलंकार गुण न हो, भाषा सहज स्वाभाविक मनोहर हो, छंद सीधा, परिचित, सुहावना और वर्णन के अनुकूल हो। इसके बाद बात करते हैं हरिशंकर परसाई, विकलांग श्रद्धा का दौर। हरिशंकर परसाई जिनका विकलांग श्रद्धा का दौर है, ये व्यंग्यकार भी हैं, निबंधकार भी हैं, कहानीकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं और ये कार्ल मार्क्स से सबसे अधिक प्रभावित थे। इन्होंने जबलपुर से साहित्यिक पत्रिका वसुधा का संपादन भी किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने व्यंग के बारे में कहा है कि व्यंग वह है जहाँ कहने वाला तो अधरोष्टों में हंस रहा हो पर सुनने वाला तिलमिला रहा हो। परसाई जी की खूब रचनाएं परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जैसे विकलांग श्रद्धा का दौर, सदाचार का ताबीज, वैष्णव की फिसलन, मध्यवर्गीय कुत्ता, पगडंडियों का जमाना, प्रेमचंद के फटे जूते, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे, पहला सफ़ेद बाल, तो ये सब पूछा जाता है, इसीलिए मैंने दे दिया है। विकलांग श्रद्धा का दौर की अगर बात करें तो इस रचना में परसाई जी ने श्रद्धा पर व्यंग किया है। व्यक्ति किस प्रकार और किन हरकतों से श्रद्धा प्राप्त करने की कोशिश करता है, वर्तमान समय में श्रद्धा की क्या स्थिति हो गई है, श्रद्धा के कारण लोग किस हद तक जा सकते हैं, इस पर व्यंग किया गया। इसके जो प्रमुख उदाहरण हैं वो मैंने यहाँ पर दिया है। जैसे अभी एक आदमी मेरे चरण छूकर गया, मैं बड़ी तेज़ी से श्रद्धेय हो रहा हूँ। जैसे कोई चलतू औरत शादी के बाद बड़ी फुर्ती से पतिव्रता होने लगती है। अपना तो नियम है कि गौ, ब्राह्मण और कन्या के चरण जरूर छूते हैं। मेरा एक साथी पीएचडी के लिए रिसर्च कर रहा था। डॉक्टरेट अध्ययन और ज्ञान से नहीं, आचार्य की कृपा से मिलती है। आचार्य की कृपा से इतने डॉक्टर हो गए कि बच्चे खेल खेल में पत्थर फेंकते हैं तो किसी डॉक्टर को लग जाए। एक बार चौराहे पर यहाँ पथराव हो गया, 5 घायल अस्पताल में भर्ती हुए और वो 5 हिंदी के डॉक्टर थे यानी पीएचडी। मेरी टांग की हड्डी टूट गई, मैं अस्पताल में भर्ती हूँ, लोग आते हैं, चरण छूते हैं। क्या मेरी टूटी टांग में से दर्द की तरह श्रद्धा पैदा हो गई? तो ये विकलांग श्रद्धा है। जानता हूँ देश में जो मौसम चल रहा है उसमें श्रद्धा की टांग टूट चुकी है, तभी मुझे भी ये विकलांग श्रद्धा दी जा रही है। तुम्हारे प्रति मेरी इतनी निष्ठा है कि पर स्त्री को देखकर मेरा सिर दुखने लगता है। जान प्रीत रस इतने उमाई। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझे सहज ढंग से अभी श्रद्धा ग्रहण नहीं होता, अटपटा जाता हूँ, पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। श्रद्धा पुराने अखबार की तरह रद्दी में बिक रही है। विश्वास की फसल को तुषार मार गया है। अपने श्रद्धालुओं से कहना चाहता हूँ, ये चरण छूने का मौसम नहीं, लात मारने का मौसम है। मारो एक लात और क्रांतिकारी बन जाओ। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध की अगर बात करें तो इनका बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था, पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, माता का नाम ज्योतिषमती था। 1930 में द्विवेदी जी रविन्द्रनाथ ठाकुर और क्षितिज मोहन सेन से प्रभावित होकर साहित्य का गहन अध्ययन किया और स्वतंत्र लेखन प्रारंभ कर दिया। इनकी रचनाएं भी परीक्षा में खूब पूछी जाती हैं, जरूर ध्यान दीजिएगा। सूर्य साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद है, कबीर नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म, मेघदूत एक पुरानी कहानी, ललित तत्व, कालिदास की ललित योजना, साहित्य सहचर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ये सब रचनाएं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, खूब परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इनके जो निबंध हैं, अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार वितर्क, विचार प्रवाह, कूटज, आलोक पर सब प्रकाशन वर्ष के अनुसार पूछे जाते हैं।
कल्पलता निबंध संग्रह में नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बौरा गए, शिरीष के फूल, तो ये सब निबंध इसमें संकलित हैं। इनके उपन्यास जो 4 हैं ये भी प्रकाशन के अनुसार पूछे जाते हैं, इन्हें भी ध्यान रखिए। इन पर आधारित अन्य रचनाकारों के जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे शांति निकेतन से शिवालिक शिव प्रसाद का है, दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, तो इस तरह ब्योमकेश दरपेश, विश्वनाथ त्रिपाठी, तो ये रचनाएं भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध, ये निबंध कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है, एक ललित निबंध है। इसमें प्राचीनता और नवीनता का समन्वय है, इसमें मानवतावादी स्वर प्रमुख है, ये विचार प्रधान व्यक्तिनिष्ठ निबंध है। अपनी छोटी लड़की से ये पूछने पर कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, आचार्य जी मनुष्य के आदिम काल से लेकर अब तक के जीवन पर इस निबंध में दृष्टिपात करते हैं। नाखून का बढ़ना पशुता का प्रतीक है, उनका काटना मनुष्यता की निशानी है। यह अस्त्र शस्त्रों का, अणु परमाणुओं, बमों का बनना भी पशु की ही प्रवृत्ति है। नाखून का बढ़ना, बार बारूद काटने से तात्पर्य है कि अज्ञानता सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी सदैव उससे लोहा लेने को कमर कसे है। मनुष्य को सुख, भौतिक सुख समृद्धि से नहीं मिलेगा, अस्त्रों शस्त्रों की बाढ़ से नहीं मिलेगा, बल्कि सच्चा सुख मिलता है प्रेम से, आत्मदान से। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं का राजा वज्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य की सहज वृत्तियाँ 3 बताई गई हैं। पहला नाखून का बढ़ना, दूसरा केश का बढ़ना, तीसरा दांत का दोबारा उगना, चौथा पलकों का गिरना। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधनी है। पुराने आदर्श का मोह हर जगह अच्छा नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। कालिदास ने कहा था, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब भी नहीं होते। बूढ़े ने कहा था, बूढ़े किसके लिए आया, महात्मा गांधी के लिए, अर्थात महात्मा गांधी। उन्होंने कहा था कि प्रेम ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो हमारे भीतर उच्च श्रृंखला पशु की प्रवृत्ति, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। और गौतम ने भी ठीक ही कहा था, मनुष्य की मनुष्यता यह है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। वह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। मनुष्य की चरितार्था प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के साथ निशेष भाव में मिला देने में है। अब इसके बाद में भारतेंदु के निबंध देखें। ये उर्दू में रसा उपनाम से शायरी लिखते थे। 80 में सारसुधा निधि पत्रिका में भारतेंदु की उपाधि देने का प्रस्ताव आया और आम जनमानस ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी। ये गद्य खड़ी बोली में लिखते थे, लेकिन कविता के लिए उन्होंने ब्रजभाषा को चुना। भारतेंदु हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इनके द्वारा स्थापित संस्थाएं इस प्रकार हैं, जैसे ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बहुत ही महत्वपूर्ण है। कविता वर्धनी सभा, पेन रीडिंग क्लब, तदीय समाज, ये परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। यंग मैन संगठन, डिबेटिंग क्लब, काशी सार्वजनिक सभा। भारतेंदु की मुकरियाँ उर्दू कविताएँ खड़ी बोली में हैं। इन्होंने निम्न पत्रिकाएं भी निकाली, कवि बच्चन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधनी पत्रिका। भारतेंदु जी को वल्लभ संप्रदाय में किसने दीक्षित किया था, तो ब्रजलाल ने दीक्षित किया था। इनके आरंभिक शिक्षक पंडित ईश्वरी दत्त थे। तो उर्दू इन्होंने ताज अली से और अंग्रेजी नंद किशोर जी से पढ़ा। भारतेंदु जी अपना विद्या गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को मानते थे। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। इन्हें लोग कलयुग का कन्हैया भी कहते थे। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपनी रचना बिहार में भारतेंदु के बारे में लिखा है कि दूर से लोग उनकी कविता सुनकर आकृष्ट होते थे और समीप आकर मधुर श्याम सुंदर घुंघराले बाल वाली मधुर मूर्ति देखकर बलिहारी होते थे। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि भारतेंदु अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं, तो दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद की श्रेणी में। प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य किसने कहा है, शुक्ल जी ने कहा है। भारतेंदु के निबंध इस प्रकार हैं, जैसे आप देखेंगे नाटक शीर्षक निबंध है, एक बार परीक्षा में पूछा गया है। कालचक्र है। बाकी भारतवर्षोन्नति तो अब पाठ्यक्रम में ही, कश्मीर कुसुम, भारतीय जातीय संगीत, हिंदी भाषा, संगीत सार, स्वर्ग में विचार सभा, तो ये सब इनकी रचनाएं हैं। ये सब इनकी रचनाएं। मणिकर्णिका भी निबंध है। वैष्णवता और भारतवर्ष, इस निबंध के द्वारा भारतेंदु जी ने भारतवर्ष का सबसे प्राचीन मत वैष्णव मत बताया और आर्यों को उन्होंने संसार का सर्वस्व दीक्षा गुरु माना।
और इन्हीं से गायत्री मंत्र उद्भव मानते हुए कहा कि इसी से सूर्य का नाम विष्णु का उल्लेख मिलता है। इसी सूर्य का वेद में नाम विष्णु है, क्योंकि इन्हीं की व्यापकता से जगत मिथ्या है। कालांतर में सूर्य में चतुर्भुज देव की कल्पना हुई। आर्यों के दूसरे प्रमुख देवता कौन थे? अग्नि थे। अग्नि यज्ञ है। यूरोप के अनुसार रुद्र आर्यों के देवता नहीं है, अनार्यों के देवता है। और इसके 8 कारण दिए गए, तो ये 8 कारण आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान रखिएगा। 8 कारण कौन कौन से हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये परीक्षा में जरूर पूछा जा सकता है। 8 कारण लिख लीजिए। पश्चिमी विद्वानों का मत है कि आर्य लोग जब मध्य एशिया में आए तभी से लोग विष्णु का नाम जानने लगे। पंडित बाबू राजेंद्र लाल ने वैष्णवता के काल को 5 भागों में बांटा है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो नए लोग हों। पहला काल पूछा जा सकता है, या क्रम से पूछा जा सकता है, या कौन कौन से काल हैं ऐसा पूछा जा सकता है। अग्नि, वायु और सूर्य ये तीनों रूप विष्णु के हैं। इन्हीं से ब्रह्मा, शिव और विष्णु ये 3 मूर्तिमान देव हुए हैं। वैष्णवता ही भारतवर्ष का प्रकृत मत है। वैष्णव मत ही भारतवर्ष का भूत है। वो भारतवर्ष के हड्डी लहू में मिल गया है। इसके भी बहुत प्रमाण हैं। वो कौन से प्रमाण हैं ये भी ध्यान रखिएगा। निबंध के अंतिम खंड में भारतेंद्र जी ने सामान्य जनमानस को वैष्णव मत के प्रति जागृत किया और कहा है कि शिक्षित बनिए, और जब तक हीन दशा नहीं सुधरेगा तब तक कैसे अपने धर्म की रक्षा कर पाओगे। परस्पर का भय छोड़िए, सभी से मिलिए। उपासना एक हृदय की रत्न वस्तु है, उसको आर्य क्षेत्र में फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अंत में संदेश दिया है कि धर्म संबंधी उपाधियों को छोड़कर प्रकृत धर्म की उन्नति करो। अब इसके बाद में भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जिसे बलिया व्याख्यान के नाम से जाना जाता है, जो कि 3 दिसंबर 1884 को वहाँ पर भाषण दिया गया था। बलिया में व्याख्यान दिया गया था ददरी मेले में। इस निबंध में भारतीय अतीत के गौरव, वर्तमान की पीड़ाएं, भविष्य के स्वप्न को रेखांकित किया है। इसमें निज भाषा और स्वदेशी हित को उठाया है। इसमें देश की दरिद्रता का चित्रण है, जनता के स्वभाव को उजागर किया गया, आलसी लोगों पर व्यंग्य किया गया, उच्च वर्ग की विलासता पर व्यंग्य किया गया, रूढ़वादी परंपरा पर विचार किया गया। इसके माध्यम से संदेश दिया गया कि स्वरोजगार पर ध्यान दीजिए, भाईचारे की भावना बनाए रखिए, सांप्रदायिक तनाव न बनाएं, आलस्य का त्याग करें और भाग्य पर भरोसा न कर मेहनत करें। इसी निबंध में भारतेंद्र जी ने प्रारंभ में सभा में उपस्थित लोगों की प्रशंसा की और बलिया को बनारस से अच्छा बताते हुए वहाँ के अफसरों की तुलना भी प्रशंसा के रूप में की है। रॉबर्ट हुक को अकबर के समान बताया, रॉबर्ट साहब को, मुंशी बिहारी लाल को टोडरमल के समान बताया, मुंशी चतुर्भुज साहब को अबुल फजल के समान बताया उन्होंने। भारतेंद्र जी ने इस निबंध में हिंदुस्तानी लोगों को रेल की गाड़ी के समान बताया। इसी निबंध में ये पद दिया कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। इस निबंध में भारतेंद्र जी ने शासक वर्ग, मध्यम वर्ग और भारतीय जनता को निम्न कथनों से समझाया। मेढक का उदाहरण देकर, एक ने कहा जौक शौक, ऊपर वाले ने कहा जौक शौक, बीच वाले ने कहा गम सम, और सबसे नीचे वाले ने कहा गए हम। यानी ऊपर शासक वर्ग, फिर मध्यम वर्ग, फिर भारतीय प्रजा। भारतेंद्र जी ने सभा में उपस्थित लोगों को समझाया कि पुरानी पीढ़ी में साधना के अभाव में उन परिपाटी को छोड़िए और उन्नत में लग जाइए। अब ऐसा समय है जब उन्नत की घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिका, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, या तुर्की, ताजी सब सर पर दौड़ रहे हैं। सबके जी में ये आता है कि पाला पहले हम छू लें। तो कुछ लोग खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। जापानी टट्टुओं को भी हाँफते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती। लूट की इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उस पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। भारतेंद्र जी ने लोगों से कहा कि भगवान कहते हैं, पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता। इतना सामान पाकर भी मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। और वही दशा हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज्य में भी जो मेढक काट के उल्लू, पिंजरे के गंगाराम ही रहे, तो फिर हमारी कमबख्ती फिर कमबख्ती ही है। भारतेंद्र जी ने कहा कि अन्य देशों के लोगों के पास काम करने के लिए समय कम पड़ रहे हैं, हमारे देश को लोग आलसी हो रहे हैं। मलुकदास ने ठीक ही कहा है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कहे गए सबके दाताराम। आप लोग आलस छोड़िए, रोजगार कीजिए, काम कीजिए। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी है,
दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत बचाता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छुपाए हुए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। चंद कबीर ने ठीक कहा है कि अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चौहाज इक्के मारे इकसर। भारतेंद्र जी ने लोगों को समझाते हुए व्रत त्यौहार के महत्व को बताया, बाल विवाह, कुलीन प्रथा, बहुविवाह को रोकने को कहा, बच्चों को शिक्षित बनाने पर जोर दिया, खासकर लड़कियों को आपसी मेलजोल रखने को कहा, धार्मिक भेदभाव छोड़ने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को सिर्फ स्कूली शिक्षा ही नहीं, धार्मिक शिक्षा भी दो। ऐसा ना करो कि फारसी केवल पढ़ा दी और बच्चा गजल गुनगुनाए। शौक तिलफी से मुझे गुल की जो दीदार का था, ना किया हमने गुलिस्ता का सबक याद कभी। तुम सभी लोग मतांतरों का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, इस महामंत्र का जाप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी जात किसी रंग का क्यों ना हो, वो हिंदू है, हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठी, पंजाबी, मुसलमानों, एक साथ एक का हाथ पकड़ो। कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे देश में रहे, वह करो। परदेसी वस्तु, परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने में, अपनी भाषा में उन्नति करो। फिर बालकृष्ण भट्ट हैं, जिन्हें आचार्य शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है। श्री कृष्णलाल ने इन्हें हिंदी निबंध का प्रथम निबंधकार कहा है। 1887 में प्रयाग में हिंदी वर्धनी सभा की स्थापना हुई और फिर हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। कालिदास सभा भट्ट जी का निबंध था जो कवि वचन सुधा में प्रकाशित हुआ था। मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रणेता भट्ट जी माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने वस्तुव्यंजक निबंध भी लिखा है। बालकृष्ण भट्ट के जो निबंध है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको तो अभी मिल ही जाएगा। इनके जितने निबंध यहाँ पर दिए गए हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले सकते हैं। बाकी पेड मेंबर्स को ये अभी वीडियो के साथ मिल ही जाएगा। बात करते हैं साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1881 में हुआ। प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप है, और इसी कथन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन याद आता है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्त बदलती है, उसी के अनुसार साहित्य में भी परिवर्तन होता है। तो जनता की चित्तवृत्ति प्रायः राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक कारणों से बदलती है। जिस तरह व्यक्ति की आवाज़, सुर उसके परिस्थितियों के अनुसार बदलती है, उसी तरीके साहित्य बदलता है। बालकृष्ण भट्ट ने कहा है, किसी देश का इतिहास पढ़ने से केवल बाहरी हाल, हम उस देश का हाल जान सकते हैं, लेकिन अगर किसी देश का साहित्य का अनुशीलन करते हैं तो वहाँ के सब समय समय के आभ्यंतरिक भाव हमें पता चलते हैं। इस निबंध में भट्ट जी ने कहा है कि उस समय हमारे आर्यों की शैशवावस्था थी। उन्होंने बिना कुछ जाने समझे वेदों और समस्त आडंबरों, शक्तियों को सहज स्वीकार कर लिया। इसमें उन्होंने सुकुमारता के लिए महात्मा ईसा को एक बालक के रूप में देकर समझाया है। भट्ट जी ने इसमें बताया कि साहित्य उपनिषद का विकास कैसे हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि वेद काल के बाद रामायण और महाभारत कालीन समाज कैसा हो गया था। इसी निबंध में यह भी बताया गया कि समस्त हिंदू जाति का एक वैदिक संप्रदाय न रहा तो वही मसल चरितार्थ हुआ कि एक नारी जब दो से फंसी, जैसे 70 वैसे 80। इस निबंध में यह भी बताया गया कि प्रकृति के उपरांत हमारे देश के साहित्य के दो नमूने और मिलते हैं। किसका उदाहरण दिया गया? एक पद्मावत, दूसरा पृथ्वीराज रासो। तो ये उदाहरण दिया गया, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी निबंध में बताया गया कि मतांतरों के साथ ही हमारी भाषा भी गुजराती, मराठी, बंगाली इत्यादि के भेद से प्रत्येक प्रांत से अलग अलग हो गई है। इन एक देशी भाषा में बंगाली सबसे अधिक कोमल, मधुर और सरस बताई गई। मराठी महाकठोर और कणकटु है। पंजाबी निहायत भद्दी और कठोर है। रूखेपन में उर्दू की छोटी बहन है। अब हिंदी की ओर आई है, इसमें संदेह नहीं। विस्तार में हिंदी अपनी बहनों में सबसे बड़ी है। बोलियों के बारे में इन्होंने कहा कि हमें बैसवारी की मर्दानी बोली सबसे अधिक भली मालूम होती है। प्रेम सागर की दरिद्र रचना के इसमें और कुछ है नहीं जिसे हम इसके साहित्य के भंडार में शामिल करते। दूसरे उर्दू इसकी ऐसी रेड़ मारे हुए है कि शुद्ध हिंदी तुलसी, सूर इत्यादि कवियों की पद रचना के अलावा और कहीं मिलती ही नहीं है। अब इसके बाद में चंदा शर्मा गुलेरी की अगर बात करें
तो गुलेरी जी के पिता का नाम था शिवराम शास्त्री, माता का नाम था लक्ष्मी देवी और ये बहुभाषाविद थे, संस्कृत के पंडित थे। प्राचीन इतिहास और पुरातत्व उनका विषय था। भाषा विज्ञान में गहरी रुचि थी। इन्होंने समालोचना पत्रिका का संपादन किया 1903 से 6 तक, फिर 1911 से 12 तक मर्यादा पत्रिका का संपादन किया, प्रतिभा पत्रिका का, नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर 11 फरवरी 1922 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के प्राचार्य भी बने। इनके जो निबंध है उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये निबंध जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कछुआ धर्म बहुत बार पूछा गया। मारस मोहि कुठाओं, धर्म और समाज देखेंगे, पूछा ही गया है। पुरानी हिंदी, धर्म और समाज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस निबंध का प्रथम प्रकाशन प्रतिभा पत्रिका में 2020 ईस्वी में हुआ। 2002 में हो, 2020 हो गया है, गलत है, हटा दीजिएगा। धर्म और समाज, चंदा शर्मा गुलेरी का जो निबंध, देखिए ये चीज़ें आप लोगों को लगातार बताई जाती हैं कि इस पर ध्यान दीजिए। बाई द वे हो सकता है मानवीय भूल कभी कभी हो जाती है, इसीलिए अगर कहीं इस तरीके से मानवीय भूल हो जाती है तो आप लोगों से बता दिया जाता है। मानवीय भूल कहीं पर अगर हो जाती है तो बता दिया जाता है कि इस पर ध्यान रखें। हटा दीजिए, इसको लिख दीजिए 1920 ईस्वी। तो इस निबंध का प्रथम प्रकाशन प्रतिभा पत्रिका में जून 1920 ईस्वी में हुआ। इस निबंध के माध्यम से गुलेरी जी ने प्रश्न उठाया कि समाज के लिए धर्म की आवश्यकता है या नहीं। इसमें इस प्रश्न को उठाने का कारण भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति की टकराहट रही है। क्या पाश्चात्य संस्कृति प्रारंभ से ही धर्म विरोधी या उदास रही है? क्या भारतीय संस्कृति प्रारंभ से ही धर्म प्रधान रही है? तो ये भारतीय संस्कृति के बारे में यहाँ पर बताया गया पूरी तरीके से। कहा गया है कि वृक्ष का धर्म जड़ता और पशु का धर्म पशुता कहलाती है, ऐसे ही मनुष्य का धर्म मनुष्यता है। मनुष्यता का आधार बुद्धि है। बुद्धि की दो शाखाएं हैं, कल्पना शक्ति और विचार शक्ति। कल्पना शक्ति संदेहात्मक और विचार शक्ति निर्णयात्मक है। बिना संदेह के किसी बात का निर्णय नहीं हो सकता, अतः अपनी कल्पना शक्ति से संदेह उठाकर पुनः विचार शक्ति से उसका निर्णय करने में समर्थ वही मनुष्य है। संसार में सिवाय असभ्य और वन्य लोगों के और कौन ऐसा मनुष्य होगा जिसको ऐसे धर्म की आवश्यकता न हो जो उसे मनुष्य बनाता है। उपरोक्त बातें सामान्य धर्म की हैं, लेकिन मनुष्य का विशेष धर्म होता है कर्तव्य। धर्म शब्द कर्तव्य का ही सूचक है। इन सब बातों के होने के बावजूद हमारे समाज में धर्म का जितना दुरुपयोग हो रहा है अन्यत्र कहीं नहीं हो रहा है, कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जिसका कारण क्या है? हमारी रूढ़िवादिता है। आप डुबनते बामना ले डूबे जजमान। बहुत छोटा निबंध है, कोई बहुत बड़ा निबंध नहीं है। फिर बात कर लेते हैं बाल मुकुंद गुप्त की। भारतीय युग और द्विवेदी युग की कड़ी के रूप में जाने जाते हैं। इनके द्वारा लिखित लेख अखबार अवध पंच, कोहिनूर, विक्टोरिया पेपर में प्रकाशित होते थे और अपने समय में गुप्त जी सफल पत्रकार भी थे। इन्होंने हिंदी बंगवासी भारत मित्र नामक पत्रों का सफल संपादन भी किया है। बाल मुकुंद गुप्त जी साहित्य में अपने हास्य विनोद संपन्न निबंधों के कारण प्रसिद्ध थे। उनके सबसे प्रसिद्ध कृतियों में शिव शंभू के चिट्ठे और खत हैं। इसमें सभी पत्र किससे लिखे गए हैं? तो लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि उनके निबंधों की आत्मा भारतेंदु युगीन है तो शरीर द्विवेदी युगीन। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त ने आत्माराम नाम से भारतीय महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण में प्रयुक्त अस्थिरता शब्द की आलोचना की है। शिव शंभू के चिट्ठे सर्वप्रथम उर्दू जमाना पत्रिका में 1906 में शिव शंभू के चिट्ठे सर्वप्रथम उर्दू पत्र जमाना में छपते थे, बाद में 1906 में भारत मित्र पत्रिका में छपा। शिव शंभू के चिट्ठे व्यंग्यात्मक शैली में है। इस निबंध में बुलबुल स्वतंत्रता का प्रतीक है तो बिल्ली शक्तिशाली देश का प्रतीक है। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध में 1903 से 1905 तक की पत्रात्मक शैली के निबंध हैं। भारत मित्र पत्रिका का प्रकाशन कोलकाता से होता था। इसमें 8 शीर्षक हैं। चिट्ठे और खत निबंध संग्रह में 11 शीर्षक हैं।
सभी शीर्षक इस प्रकार हैं, जैसे बनाम लॉर्ड कर्जन 1903 में प्रकाशित, श्रीमान का स्वागत 1904 में प्रकाशित, वायसराय का कर्तव्य 1904 में, पीछे मत फेंकिए, आशाकांत, एक दुराशा, विदाई संभाषण, वंग विच्छेद, लॉर्ड मिंटो का स्वागत। तो ये जो दिया गया है कब से कब तक का है उसे जरूर ध्यान रखें। प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु पर उनकी अनन्य श्रद्धा थी। वो अपने आप को उनका शिष्य कहते हैं और देवता की भांति उनका स्मरण करते हैं। भारतेंदु ऐसी रचना शैली, विषय वस्तु, भाषागत विशेषता के कारण इन्हें प्रतिभारतेंदु भी कहा जाता है और द्वितीय हरिश्चंद्र भी कहा जाता है। किसे? प्रताप नारायण मिश्र को। इनकी पहली रचना प्रेम पुष्पावली थी, जो 15 मार्च 1883 ईस्वी में होली के दिन ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित हुई। इन्होंने 91 में कानपुर में रसिक समाज की भी स्थापना की और हिंदुस्तान का नारा भी दिया। इनके निबंधों के विषय में पर्याप्त विविधता है। देश प्रेम है, समाज सुधार है, साधारण मनोरंजन है, सभी पर जो विषय पाया उसी पर इन्होंने लिख दिया। जैसे घूरे के लत्ता बिने, कनातन के डोल बांधे, समझदार की मौत, आप बात, मनोयोग, बुद्धि, तो इस तरीके से इन्होंने लिखा है। मिश्र जी की शैली वर्णनात्मक, विचारात्मक और हास्य व्यंग्यात्मक है। तो इनके निबंध के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट के साथ मिश्र जी को भी महत्व देते हुए ये लिखा है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया है। तो इसके अलावा इनके प्रताप नारायण मिश्र के ये सब निबंध हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप निबंध देखें। इस निबंध में आप सम्मानजनक शब्दों के बारे में बताया गया है। किस रोग की आप दवा कुछ ना पूछिए। आपके बारे में कहा गया कि आप एक सर्वनाम सूचक शब्द है, लेकिन इतना कह देने से आपके ज्ञान का परिचय नहीं होगा। मैं का शब्द अपनी नम्रता दिखाने के लिए बिल्ली की बोली का अनुकरण है। तू का शब्द मध्यम पुरुष की तुच्छता व प्रतीत सूचित करने के अर्थ में कुत्ते के संबोधन की नकल है। हम तुम संस्कृत के अहम त्वम का अपभ्रंश है। ये वो निकट और दूर की वस्तु या व्यक्ति के स्वाभाविक उच्चारण है। वैसे आप क्या हैं? किस भाषा के शब्द, किस शब्द का शुद्ध या अशुद्ध रूप है? आदर ही में बहुधा क्यों प्रयुक्त होता है? उदाहरण, कई पदों में इसका प्रयोग किया गया है। पानी उतरेगा तरवारिन को और उई करछुल के मोल बिकाए। पानी उतरेगा राजपूती का, उई फिर आंसुओं ते बही जाए। आबरू खाक में मिला बैठे। सच तो यह है कि प्रेम शास्त्र में कोई बंधन न होने पर भी इस शब्द का प्रयोग बहुत ही कम वरंच नहीं के बराबर होता है। हिंदी कविता में हमने दो ही कवित्व इससे युक्त पाए हैं। एक है आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए, और दूसरा घनानंद का आप ही तो मन हेर हरो तिरछे करे नयनन नेह के चाव में। लेकिन हमारा मानना है कि प्रेम समाज में आपका आदर नहीं है, तू ही प्यारा है। तो ये सब इसमें कथन कहे गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही धोखा निबंध है, तो ये PDF आपको हम भेज दे रहे हैं अभी वीडियो के बाद में, इसे आप देख लीजिएगा। बाकी कैसा लगा ये फास्ट रिवीजन, एक ही वीडियो में लगभग 1 घंटे 3 मिनट में सारे निबंध आपको फास्ट रिवीजन करा दिए गए, और कल आपके पाठ्यक्रम में जो कहानी लगी है उस कहानी का फास्ट रिवीजन कराया जाएगा। हम लोग फिर मिलेंगे कल।